हमारे साथ है गोवर्धन हिरानी जी और हर्ष पुरोहित जी। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा गोवर्धन जी आपसे, शिक्षा को लेकर हम बात करते हैं, टोंक में कितना बदलाव आया है, टोंक के जो युवा है वो शिक्षा में कितना बेहतर कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 NEP जो 2020 है, क्रियान्वयन लगातार उसका हो रहा है और साथ ही साथ इसके कई परिवर्तन किए गए हैं। सर, स्कूली शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आप इसे किस रूप से देखते हैं? 1986 के बाद हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति लाई गई जिसको हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई 2020 में उसका उद्घाटन किया और पिछले 5 वर्षों से लगातार इस नीति को इस देश में लागू किया जा रहा है। माना कि इसकी गति थोड़ी धीमी है, लेकिन फिर भी जो NEP की अभिशंसाएँ हैं, जो उसमें रिकमेंडेशन दी गई हैं, उन सबको धीमे धीमे लागू किया जा रहा है। चूँकि ये नीति जो बनाई है, हमारे पूर्व इसरो के चेयरमैन M कस्तूरीरंगन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये बनाई गई नीति है। उन्होंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का समावेश किया है। ख़ास तौर से जो हमारे स्कूली शिक्षा थी, उस स्कूली शिक्षा में जो औपचारिक शिक्षा थी, फॉर्मल एजुकेशन थी, वो क्लास 1 से 12 थी। लेकिन इस नीति के माध्यम से जो हमारी प्री प्राइमरी स्कूल है, यानी प्री प्राइमरी जो बाल वाटिका हैं, उनको भी इसमें औपचारिक शिक्षा में शामिल कर दिया गया है कि अब हमारी ये शिक्षा जो है पहले 12 वर्ष की थी, अब ये 15 वर्ष की हो गई। इस NEP के अंदर कई नई चीज़ें शामिल की गई। ख़ास तौर से स्किल बेस्ड एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। चूँकि हमारा देश 140 करोड़ से भी ज़्यादा के लोगों का देश है, तो यहाँ सभी लोगों को सरकारी नौकरी देना है या फिर बड़े क्षेत्रों में उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा सकता। तो इस नीति के तहत स्किल बेस्ड यानी कि ऐसे कोर्सेज लिए गए हैं जिससे हमारे बच्चे जो हैं भविष्य के लिए तैयार हो सकें। हम चाइना की तरह जो है अपने बच्चों को बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं, लेकिन छोटा एक अच्छा साइंटिस्ट बना सके, ताकि वो देश की GDP में कहीं ना कहीं सहयोगी बन सके। तो इस नीति के अंदर काफ़ी चीज़ों का समावेश किया गया है। ख़ास तौर से अभी आपने देखा होगा कि जो पढ़ाई का तनाव रहता है बच्चों के ऊपर, ख़ास तौर से बोर्ड कक्षाओं का, जिसमें हम 10th बोर्ड की बात करें या 12th बोर्ड की बात करें, तो इस नीति के तहत ये कहा गया कि बच्चों पर परीक्षा का तनाव नहीं हो, रोट लर्निंग नहीं हो, बल्कि बच्चे को के अंदर एप्लीकेशन डेवलप हो। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस साल यानी 2026 से हमारे CBSE ने बोर्ड की एग्ज़ाम्स को एक बार नहीं बल्कि 2 बार आयोजित कराया है। यानी कि बच्चा पहली बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स देता है, अगर वो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाता है, उसे टेंशन होती है कि उसको लगता है कि मैं सही अपने क्वेश्चन पेपर्स नहीं कर पाया, तो उसे 3 पेपर रिपीट करने का एक और मौका दिया गया है। जैसा कि इससे पहले हमारा देश का जो प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है IIT JEE का, जिसमें पहले एक ही एग्ज़ाम हुआ करता था मेंस का, लेकिन अब वो 2 बार हो रहा है। यानी कि बच्चा पहली बार परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो उसको एक और अवसर प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही हमारे बोर्ड में किया गया है। अभी आज ही मैं एक आप ही के चैनल पे चर्चा देख रहा था, जिसमें अभी एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी, जिसको ये हाई पावर्ड कमेटी को ये रिकमेंडेशन करनी थी कि किस तरीके से स्कूली शिक्षा में और ज़्यादा परिवर्तन किया जाए। क्योंकि पिछले कुछ सालों से बच्चे जो हैं ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस की तरफ जा रहे हैं, स्कूलों से बच्चे गायब हो रहे हैं। ख़ास तौर से 11वीं 12वीं के बच्चे डमी के कैंडिडेट्स के रूप में स्कूल में आ रहे हैं। तो उसमें बदलाव करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी जून 2024 में। तो उसकी अभी 5 दिन पहले रिकमेंडेशंस आई हैं कि अब स्कूलों को उस लेवल पर तैयार किया जाए ताकि बच्चों को इन कोचिंग सेंटर्स पे जाना नहीं पड़े। बच्चे अपनी जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करें वो स्कूल पे ही कर ले। यानी स्कूलों को उस लेवल पर तैयार किया जा रहा है। स्कूलों को छूट दी जा रही है कि वो भी अपने दूसरे क्षेत्र कोचिंग सेंटर से या किसी और विशेषज्ञों से ये विशेषज्ञता ले सकते हैं स्कूल के अंदर ही, और बच्चों को उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा सकें। तो कुल मिलाकर के आपका जो सवाल था NEP का, ये धीमे धीमे लागू हो रही है, गति बिल्कुल धीमी है, मैं इसके लिए ज़रूर कहूँगा, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। यानी कि NEP अगर पूरी तरीके से जब लागू हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारे देश की एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। चलिए, इस बदलाव की हम इंतज़ार करेंगे, इस बदलाव का जब भी बदलाव होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर किसी काम को किया जाए और अगर वो अच्छे परिणाम देता है तो ये अच्छी बात है। अगला सवाल मेरा शिवजी लाल जी आपसे है। आपने शिव शिक्षा समिति के माध्यम से टोंक जैसे क्षेत्र में गुणवत्ता, जो शिक्षा की गुणवत्ता है जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं और चर्चा करना भी चाहते हैं सर, गुणवत्ता के नए मानक स्थापित किए गए हैं। एक निदेशक के रूप में आप अपने संस्थानों में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक संस्कारों का जो अनूठा संगम रखते हैं, उसके पीछे आपकी मुख्य सोच क्या है? जी, राजस्थान के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं।
साथ ही एक कदम विकास की ओर में। अगर शिक्षा की बात करें तो 10 साल से मेरा टोंक उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। गोवर्धन जी के सानिध्य में हम सब शिक्षाविदों ने मिलकर सेंट सोल्जर हो, चाहे सेंट जोसेफ की बात करूं, चाहे दिगंबर स्कूल की बात करूं, या सुबोध की करूं, या शिव पब्लिक का करूं, इन सब ने शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। 5 साल से मेरा टोंक टॉप 3 के अंदर राजस्थान के अंदर परिवर्तन रिजल्ट्स देता आ रहा है। ठीक इसके साथ में हमने टैलेंट हंट का हर साल आयोजन कर रहे हैं। निःशुल्क बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन कक्षाओं का हमने आयोजन किया है। इसके साथ साथ बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकारी स्कूल विद्यालयों में जिस प्रकार से वार्षिक उत्सव का आयोजन होता है, उसी तरह से हमने विजय उत्सव का हम आयोजन कर रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मोटरसाइकिल्स, स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट्स, रेंजर साइकिल्स देकर हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। और यही नहीं, हर सप्ताह हम बच्चों के लिए मोटिवेशन, कैरियर निर्माण के लिए मोटिवेशन सेमिनारों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि हमारा टोंक भी जयपुर, शेखावाटी, कोटा की तरह आगे बढ़ सके, हमारे टोंक को कोई बैकवर्ड नहीं कर सके। जिस प्रकार से हमारा टोंक नवागवी नगरी के रूप में जाना जाता था, आज आप इतिहास उठा के देखिए कि टोंक जब परिणाम की बात आती है, परीक्षा रैंकिंग में भी टॉप पे आ रहा है। जी सर, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। हर्ष जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय ने टोंक में उच्च शिक्षा को लेकर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है, और एक निदेशक के रूप में अगर देखा जाए तो आप कॉलेज में पारंपरिक पाठ्यक्रम के साथ साथ आधुनिक लर्निंग जो टूल्स हैं उसका समावेश किस तरीके से कर रहे हैं, और यहाँ तक के महानगरों के जो छात्र हैं और छात्राएं हैं उनके साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर सके, ऐसा क्या कुछ किया जा रहा है शिक्षा को लेकर? मैं जी राजस्थान मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जैसे कॉलेजेस में जो रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ होते हैं उनमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होती है। लाइक अर्बन एरियाज़ में स्टूडेंट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, बट व्हेन वी गो टू रूरल एरियाज़ in comparison to urban areas, students doesn't come to colleges. And as we are running girls college, Lakshmi Bai Girls College is our college name, we are running that institute. Fetching admissions in a girls institute is difficult task in rural areas, because the mindset of rural area people is like, after the age of 18 or 21 we just want to marry our girl child, we are not pursuing further studies for them. So we are attracting them by providing different tasks, like we are providing digital classrooms, organizing different activities in colleges, and many more tasks we are doing for that. तो यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम्स की बात कर रहे हैं ताकि बच्चों को नई तकनीक का भी इस्तेमाल उन्हें पता चल सके, नई तरीके से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके, और ये बहुत ज़रूरी भी है। गोवर्धन जी, मेरा सवाल इसी से रिलेटेड आपसे होगा कि हम बात करें डिजिटल क्लासरूम की, नए तकनीकों की, एआई का भी बहुत इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है, तो ये बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से लाभदायक हो सकता है, कैसा बेनिफिट उन्हें मिल सकता है, किस तरीके से और बच्चे बहुत सरल तरीके से लर्निंग कर सकते हैं इसके माध्यम से? देखिए, जब से एआई आया है, निश्चित रूप से सारे क्षेत्रों में काफ़ी बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। जहाँ तक मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूँ तो स्कूल एजुकेशन हमेशा से एडवांस रहता है। स्कूल जो हैं, ख़ास तौर से मैं सीबीएसई स्कूल्स की बात करूं तो वो ऐसे एडवांसमेंट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। आजकल आप स्कूलों में जाओगे तो स्कूल्स में आपको पहले वाले क्लासरूम्स नहीं मिलेंगे, जैसा कि पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम्स होते थे, चौक बोर्ड होता था। आजकल सभी क्लासरूम्स के अंदर इंटरैक्टिव बोर्ड्स लगे हुए हैं, IFP बोर्ड्स हैं, जिसके अंदर क्या कहते हैं, आप AI का उपयोग करके बच्चों को प्रैक्टिकली कई सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और आजकल ज़्यादातर जितने भी स्कूल्स हैं वो AI टूल्स को अपने साथ लेके चल रहे हैं, चाहे वो ChatGPT हो, चाहे जेमिनी हो। कहने का मतलब कोई ना कोई वो टूल लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा, चूँकि एक शिक्षाविद हूँ, तो शिक्षाविद होने के नाते मैं यहाँ अभिभावक भी बैठे हुए हैं, राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक लोग भी बैठे हुए हैं। मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि हम पूरी तरीके से AI पे डिपेंड ना हो जाएं, क्योंकि AI एक हमारा बनाया हुआ टूल है। अगर हम ज़्यादा AI का यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे ज़्यादा AI का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर असर पड़ेगा, यानी कि जो मेमोरी उनकी लंबे समय तक रहनी चाहिए वो उस पर ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि बच्चे आजकल क्या होता है, उनको कोई पोएम लिखनी है, उनको कोई स्टोरी लिखनी है, AI का सपोर्ट लेते हैं और स्टोरी लिखने में आ जाती है, यानी कि उनके लिखने पढ़ने की क्षमता पर असर आएगा। तो AI का यूज़ होना चाहिए। नो डाउट कोई नई चीज़ आई है, अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई तो उसका यूज़ होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, एक लेवल तक, ऐसा नहीं हो कि बच्चों के दिमाग पर असर आ जाए। तो मैं यहाँ
ये आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि हमें AI का ज़रूर यूज़ करना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। अगर हम निर्भरता ले आएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उतनी अच्छी नहीं होगी, उतनी अच्छी क्या कहते हैं आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगी जितना कि आज के लोग दिखा पाते हैं। यानी कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, और बच्चों में ये चीज़ बहुत जल्दी वो लोग कैच कर लेते हैं, इसका ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। शिव जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि टोंक ज़िले के जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ की जो प्रतिभाएं हैं जो छिपी हुई हैं, उनको कैसे बाहर लेकर आया जा सके, क्योंकि राजस्थान में ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करना जानते हैं, लेकिन उन्हें कोई तराशे तब बात बने। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं और आप इसमें आगे क्या योगदान कर सकते हैं? टोंक के गांव में भी प्रतिभाओं की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे टोंक की ग्रामीण प्रतिभाएं भी आज जिला स्तर में नहीं, राज्य स्तर में अपना नाम रोशन कर रही है। इसके लिए हमने ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ लड़कियों को भी अभिभावक जिला मुख्यालय तक या शिव पब्लिक तक वो भेज सके और शिक्षा उनको मिल सके। ठीक इसके साथ में ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर टैलेंट हंट प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाना शुरू किया है, ताकि गाँव की प्रतिभाएं भी उसके अंदर अपनी टैलेंट प्रतिभा को दिखाती है और उन प्रतिभाओं को हम प्रोत्साहित करके आगे की शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करते हैं। ठीक इसके साथ में ग्रामीण क्षेत्र के जो चाहे खेल की प्रतिभा हो, तो हर ग्राम पंचायत के साथ साथ तहसील मुख्यालय पे भी हमने सरकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ निजी क्षेत्र की एक कमेटी बनाई है। उसके माध्यम से खेल प्रतिभाओं के माध्यम से भी उनको प्रोत्साहित करके हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जब भी जिला स्तर पर हमारे खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ विजय उत्सव और वार्षिक उत्सव होते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई भी प्रतिभा टॉप करती है तो हम उसको सम्मानित कर रहे हैं। उसके अभिभावकों को विजय जुलूस के अंदर हम घोड़े पर बिठाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी ऐसा महसूस हो कि मैं टॉप करूंगा तो मेरे अभिभावक का नाम जिला और राज्य स्तर पर रोशन होगा, जिससे वो बाकी की ग्रामीण प्रतिभाएं भी प्रोत्साहित होकर आज शहरों की प्रतिभाओं से वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बहुत सुंदर जवाब दिया सर ने। सर, हम शिक्षा की बात यहाँ पर नहीं करना चाहेंगे, हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करेंगे यहाँ पर, और सिर्फ बच्चों की नहीं, युवाओं की ही बात कर रहे हैं। तो टोंक में ऐसा क्या कुछ हो रहा है युवाओं के लिए, लोगों के लिए, कि वो खेलकूद में भी आगे बढ़े? हर्ष जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि खेलकूद में भी और जो प्रतियोगिताएँ होती है उसको लेकर कैसे हम युवा को, टोंक के युवा को कैसे रेडी कर रहे हैं, और कहाँ देखते हैं आप टोंक के युवाओं को आगे? क्या ये स्कूल लेवल पर भी शुरू किया जा सकता है? Yes, ma'am, it can be started. Like, I can proudly say that I am a resident of Tonk. I can see that many students from here has become RAS. All Rajasthan ranked second in 2018 we get from our district only. So I can say that if we provide proper infrastructure to rural areas and also to school level children, then it can be possible that we can promote them to sports also. ओके तो यहाँ पर हर्ष जी ने बताया कि इसको स्कूल लेवल से ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। गोवर्धन जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि हम देखते हैं कि आपके संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का हमने जिक्र किया है, वो एक्टिविटीज़ काफ़ी होती है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। ऐसे में आपके अनुसार एक विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक तौर से विकसित कैसे होना चाहिए, उसकी गतिविधियों में कैसे कुछ बदलाव किया जा सके ताकि वो हेल्दी भी रहे और दिमागी भी प्रेशर ना पड़े? बच्चों के ऊपर आजकल प्रेशर बहुत है पढ़ाई का, और खुद घर में जो माँ बाप होते हैं वो भी थोड़ा सा स्ट्रेस दे देते हैं सर कि आपको बोर्ड एग्जाम में पास होना है कैसे भी करके। इस स्ट्रेस को भी कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, आपने अपने सवाल में अपना जवाब दे दिया। चूँकि स्ट्रेस को रिलीव करने का सीधा सा तरीका है हम हेल्दी रहें, और हेल्थ को हमेशा हम वेल्थ बोलते आए हैं, और हेल्थ आएगी कहाँ से? नेचुरली स्पोर्ट्स होने चाहिए। स्कूल बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है स्पोर्ट्स के लिए। और जहाँ आपने टोंक के बारे में पूछा तो आपको मुझे बताते हुए खुशी कि यहाँ के कई बच्चे जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। मैं को ऐसे ही जैसे क्रिकेट के अंदर बात करें तो खलील अहमद जो है हमारे टोंक से है और वो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर चुका है और अभी IPL में खेल रहा है। ऐसे कई बच्चे हैं जो लॉन टेनिस के अंदर यहाँ से स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका में पढ़ रहे हैं। मेरे खुद के स्कूल के 2 बच्चे जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स कोटे में चले गए हैं। आपका सवाल ये था कि बच्चे का मानसिक तनाव किस तरीके से कम हो। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स नहीं है तो फिर आपके जीवन में कुछ नहीं है। हर आदमी को कोई ना कोई खेल तो खेलना चाहिए, और ये आदत जो है बचपन से पड़ती है, स्कूल से पड़ती है। बड़े होने के बाद आप अगर खेल सीखेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा वो नहीं होंगे।
आप में खेलने की आदत बचपन से आती है, तो स्कूलों को अपने क्या कहते हैं कैंपसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। अगर उनके पास कम जगह है तो इंडोर गेम्स करें, ज़्यादा जगह है तो वो आउटडोर गेम्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, मल्टीपल ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं जिनके माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास किया जा सकता है। चूँकि आजकल तो कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में ला करके वो चाहे साइंटिफिक और अपने स्कूल के अंदर रोबोटिक्स लेकर आएँ, रोबोटिक्स से बच्चों को मल्टीपल चीज़ें कराएं, रोबोटिक्स से कराएं। स्टेम की लेबोरेटरीज होनी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से लेबोरेटरीज और लाइब्रेरीज तो स्कूलों से गायब सी हो गई हैं। लेकिन अब ये धीरे धीरे इस एनईपी के माध्यम से स्कूलों में लाया जा रहा है कि हर स्कूल में ये मैंडेटरी है कि वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की लेबोरेटरी होनी चाहिए, रोबोटिक्स की लैब होनी चाहिए, बच्चे मल्टीपल चीज़ें करें। मैं यहाँ चाइना का उदाहरण देना ज़रूर पसंद करूँगा। 2021 में चाइना में, चूँकि हमारे एजुकेशन सेक्टर में एक और सेक्टर है जिसको हम कोचिंग सेक्टर बोलते हैं, उसने मानसिक तनाव का जो की वजह बनी है वो इस कोचिंग सेक्टर की वजह से बनी है। बच्चों पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने का भयंकर प्रेशर रहता है, यानी कि आप देखते हैं लगातार उस प्रेशर की वजह से हम सुनते आए कि कोटा में कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिए। तो ये जो प्रेशर बनते हैं वो मार्क्स की वजह से बनते हैं। तो मार्क्स का खेल तो ख़त्म होना चाहिए, मार्क्स ही जीवन नहीं है। अगर हम मार्क्स के लिए लड़ेंगे तो मार्क्स की वजह से बच्चों में तनाव आना ही आना है। वो जो रैंक है उस रैंक को लेकर के माता पिता का और टीचर्स का इतना प्रेशर रहता है, तो बच्चा कभी कभी खुद ही स्ट्रेस ले लेते हैं, कभी कभी माँ बाप नहीं देते, कभी बच्चे ले लेते हैं। नहीं, उसमें माँ बाप का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है और सबसे बड़ा सिस्टम का रोल है। क्यों ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप किया गया है? चाइना में यही हुआ। 2021 में चाइना ने एक सेंटेंस के अंदर ये कह दिया कोचिंग इज इलीगल इन द कंट्री। एक सेंटेंस, 3 लाख करोड़ का बिजनेस एक झटके में नीचे आ गया, यानी इतना बड़ा बिजनेस एक झटके में नीचे आया। हमारे देश में भी ऐसा हो रहा है। हमारे देश में मैंने अभी बताया हाई पावर्ड कमेटी ने ये सुझाव दिया है कि अब कोचिंगों को का क्या कहते हैं रुझान खत्म किया जाए, स्कूलों को उस लेवल पर तैयार किया जाए। तो स्कूल जो है वो तैयार कर रहे हैं, बोर्ड के परसेंटेज को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अहमियत दी जाएगी। जैसे बच्चे नीट का और IITs का एग्जाम देते हैं, CUET का एग्जाम देते हैं, क्लैट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें स्कूली परसेंटेज की अहमियत खत्म हो चुकी थी, इसलिए बच्चे स्कूलों से दूर हो गए। तो अभी जो कमेटी ने सुझाव दिया है उसमें 10th और 12th बोर्ड की परसेंटेज को भी अहमियत दी जाएगी और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये तीनों मिलकर के बच्चे के सिलेक्शन का आधार बनेंगे। तो इससे बच्चे में तनाव कम होगा, बच्चा स्कूल में रहेगा, क्योंकि स्कूल में बच्चा रह करके मल्टीपल एक्टिविटीज़ करता है, स्पोर्ट्स करता है, दूसरी एक्टिविटीज़ करता है, अपने साथियों के साथ खेलता है, कूदता है। लेकिन कोचिंग क्लासेस में जाकर के बच्चा केवल एक ही काम करता है, 4.5 घंटे उसको केवल पढ़ना है और उसके अलावा उसकी ज़िंदगी बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। जबकि स्कूलों के अंदर बच्चा मल्टीपल एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपना मेंटल डेवलपमेंट करता है, फिजिकल डेवलपमेंट करता है। तो जो आपका सवाल है कि हमें जो है जितने भी शिक्षाविद हैं या जितने भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, तो उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अपने कैंपस में जगह देनी चाहिए। जी सर, बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। हर्ष जी, मेरा सवाल, शिव जी आपसे मेरा सवाल रहेगा अगला कि कॉलेज में BA, BSc, BCom जैसे पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, तो क्या ये विद्यार्थियों के हित में है? सेमेस्टर सिस्टम वैसे विद्यार्थियों के हित में है, क्योंकि विद्यार्थियों को इससे अपने रिजल्ट्स को, परिणाम को और बेहतर बनाने का अवसर मिलता है। एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर जो होते हैं, अगर पहले सेमेस्टर में विद्यार्थी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो बाकी के दूसरे सेमेस्टर में अच्छी मेहनत करके और अपना परिणाम बेहतर कर सकता है। ठीक उसके साथ में उस पर तनाव कम रहेगा, निरंतर वो पढ़ाई कर सकेगा, क्योंकि पहले जब वार्षिक एनुअल एग्ज़ाम आते थे तभी वो पढ़ाई कर पाता था। तो तनाव से वो मुक्त हो पाएगा, समय का सदुपयोग कर पाएगा और पढ़ाई से वो निरंतर जुड़ाव उसका बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से सेमेस्टर प्रणाली बेहतर बनती जा रही है। और मेरा आखिरी सवाल हर्ष जी आपसे है, क्योंकि आप टोंक के ज़िले के निवासी हैं और आज जी राजस्थान के माध्यम से इस कार्यक्रम में मौजूद सरकार के नुमाइंदों को ज़िले की शिक्षा में बदलाव के लिए आप क्या कुछ कहना चाहें? ज़िले में जो शिक्षा में बदलाव है उसको लेकर आप क्या कुछ, आपकी राय है, कुछ टिप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा जो सरकार के नुमाइंदे हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स में उसको डेवलप किया जाए, टीचर की जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ है उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि टीचर यूज़ थ्रू हो सके, जो आज के सिस्टम है उसको डिजिटल हो सके। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलेज का, कॉलेजेस का इम्प्रूव किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनलिस्ट का कि हमारे साथ आप यहाँ पर मौजूद हुए। आपने शिक्षा को लेकर, टोंक के विकास को लेकर, युवाओं को लेकर और क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है, सब पर आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं चाहूँगी कि आप अपना पद ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। सर थैंक यू। जोरदार तालियां ज़रा एक बार इनके लिए बजा दीजिए।
तो देखिए बहुत ही अच्छा डिस्कशन और सेशन रहा है और अब मैं चाहूँगी कि हमारे अगले पैनल आए पहले मैं आग्रह करूँगी हमारे चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा सर से कि सर प्लीज़